नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। तो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 32वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो हिंदी भाषा रहने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो वाक्य विचार रहने वाला है, जिसमें आप लोगों का आज ना वाक्य विचार में मैं थ्योरी क्लास पढ़ाऊँगा, ठीक है। और आज का ये जो क्लास हो जाएगा ना, उसके बाद इसका जो पूरा PDF है ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा, तो जा करके सर्च कर सकते हो बाय एमडी धीवर करके। उसके अलावा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उसका जो लिंक है वो डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल का, तो आप लोग वहां से डायरेक्टली ज्वाइन करके ना मेरा जो PDF है उसको आप लोग डाउनलोड करके दोबारा प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। और ये जो क्लास क्रमांक 32वां समाप्त हो जाएगा ना, उसके बाद जब नेक्स्ट क्लास लाऊंगा तो इसी टॉपिक पर आप लोगों का MCQ सीरीज़ भी लाऊंगा, ठीक है, ताकि आप लोग थ्योरी पढ़ने के साथ साथ ना MCQ सीरीज़ में आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो जाए, है ना। तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी है ना, आप लोगों के पास मुश्किल से ना 40 दिनों का टाइम बचा हुआ है ना, तो जितना ज़्यादा आप लोग अभी के डेट में प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और आज के इस क्लास में ना जो जो चीज़ें मैं नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को आप लोगों को नोट करते हुए भी चलना है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले ना आज का टॉपिक को देखिए, वाक्य विचार। तो वाक्य विचार किसे कहते हैं, सबसे पहले ना ध्यान से पढ़िए फर्स्ट को। वाक्य होता है, तो वाक्य क्या होता है, पदों का समूह। तो क्या होता है, वाक्य पदों का समूह होता है। नेक्स्ट को पढ़िए, वाक्य का न्यूनतम इकाई। तो वाक्य का न्यूनतम इकाई क्या होगा, पद होगा। परिभाषा दिया है उसको ध्यान से पढ़िए, सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह जिससे कोई साम्यक अर्थ दे उसे वाक्य कहते हैं। तो सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह होगा जिसका कोई साम्यक अर्थ दे, मतलब कोई अर्थपूर्ण ना वो वाक्य रहेगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वाक्य बोलेंगे। नेक्स्ट को पढ़िए, मनुष्य के विचारों की पूर्णता को प्रकट करने वाले पद समूह को वाक्य कहते हैं, जो एक वाक्य की पूर्णता के लिए आवश्यक है। तो मनुष्य के अंदर जो विचार व्यक्त करते हैं ना, तो व्यक्त करने के लिए जिस पद समूह को उपयोग करते हैं उसे क्या बोलते हैं, वाक्य कहते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। चलिए उसके बाद वाक्य के महत्व के बारे में जानते हैं। जीवन में अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए, तो एक जो मनुष्य है ना वो अपने जीवन में अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए, मतलब अपने मन मस्तिष्क में अपने अंदर जो विचार उत्पन्न होते हैं उसको व्यक्त करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, उस पूरे समूह को। तो उस पूरे समूह को वाक्य कहेंगे। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आया ना कि वाक्य विचार क्या होता है। मतलब साफ शब्दों में अगर आप लोगों को बताऊँ ना, तो मनुष्य के अंदर अपने भावों विचारों को व्यक्त करने के लिए जिस चीज़ का उपयोग किया जाता है बोल करके उसे वाक्य कहते हैं, वाक्य विचार कहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को आप लोगों को समझ में आया ना। चलिए उसके बाद ना वाक्य के अंग के बारे में जानते हैं, तो ध्यान से इसको भी पढ़िएगा। वाक्य के अंग, तो वाक्य के ना दो प्रकार के अंग होते हैं। सबसे पहला उद्देश्य होता है और दूसरा विधेय होता है। उद्देश्य क्या होता है उसको सबसे पहले आप ध्यान से पढ़िए। जो काम करता है, तो जो काम करता है उसे क्या बोलेंगे, उद्देश्य बोलेंगे। उसके अलावा विधेय किसे बोलेंगे, जो काम हो रहा हो, तो जो काम हो रहा हो उसे क्या बोलेंगे, विधेय बोलेंगे, ठीक है। आप लोगों को उदाहरण के थ्रू भी सरल तरीके से समझाऊंगा मैं, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। नेक्स्ट को पढ़िए, वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा गया हो उसे उद्देश्य कहते हैं। मतलब अगर कोई वाक्य दिया जाएगा ना और जिसके बारे में कहा जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे, उद्देश्य बोलेंगे। विधेय के बारे में पढ़िए, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। तो उद्देश्य के विषय में अगर जो कुछ भी बोला जाएगा उसे क्या बोलेंगे, विधेय बोलेंगे। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता विस्तार आते हैं। विधेय के बारे में पढ़िए, इसके अंतर्गत क्रिया, क्रिया विस्तार, कर्म, कर्म विस्तार आते हैं। पहचान के लिए बोला गया है, इसको सबसे पहले आप लोगों को ध्यान देना है। उद्देश्य के पहचान, क्रिया के साथ कौन अथवा किसने लगाकर प्रश्न करने पर उत्तर उद्देश्य होता है। आप लोगों को ये चीज़ नोट करके रखना है उद्देश्य के बारे में, ठीक है। क्रिया के साथ कौन अथवा किसने लगाकर प्रश्न करने पर क्या होता है, उद्देश्य का पता चल जाता है। उसी प्रकार से विधेय के लिए पहचान दिया है, क्रिया के साथ कब, कहाँ, कितना, कैसे और क्यों लगाकर प्रश्न करने से उत्तर में विधेय विस्तार आता है। तो इन दोनों को चाहो तो नोट करके रख सकते हो, उद्देश्य और विधेय के बारे में, ठीक है। अगर आप लोगों को सरल शब्दों में ये जो उद्देश्य है वो क्या है आप लोगों को ये बताऊँ ना, तो मान के चलो एक कोई भी वाक्य दिया है पूरी तरह से, और उस वाक्य में ना जिसके बारे में कहा जाएगा, ठीक है, मतलब जो वाक्य रहेगा ना वो जिसके बारे में विशेष तौर पे उस पर हाईलाइट करेगा ना। जैसे राम खाना खा रहा है, मान के चलो ये बोला, तो जो राम जो नाम होगा ना वो उसका उद्देश्य होगा, जो जिसके बारे में कहा जाएगा
वो, और उसके अलावा विधेय किसे कहेंगे ये बताओ ना। तो उस वाक्य में ना जो कार्य हो रहा होगा, ठीक है, विधेय को आप लोग क्रिया लेना है, वर्ब लेना है, ठीक है। तो जो कार्य हो रहा होगा ना उसे विधेय कहेंगे। आप लोग साइड में नोट करके लिख सकते हो, विधेय बराबर वर्ब या क्रिया लिख सकते हो, और उद्देश्य बराबर अगर किसी का नाम दिया जाएगा जो कार्य कर रहा है वो हम लोग उद्देश्य बोलेंगे। अब उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उदाहरण दिया है उसको पहले ध्यान से पढ़िए, आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहला को पढ़िए, राम खेल रहा है। उद्देश्य देखिए, राम उद्देश्य है और खेल रहा है जो बोला है वो विधेय है। आप लोगों को समझ में आया जो मैं उदाहरण दिया वो। ठीक उसी प्रकार से देखो, मोहन बाजार जा रहा है, तो उद्देश्य कौन है, ये जो मोहन नाम का लड़का है वो उद्देश्य है, और विधेय क्या होगा, बाजार जा रहा है, मतलब इसका क्रिया होगा ना, जा रहा है बाजार, जो कर्म है वो होगा ना, क्रिया बोल लो या कर्म बोल लो, ठीक है, कोई भी एक भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तीसरा को पढ़िए, सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुंचा। तो इसमें उद्देश्य क्या होगा, उद्देश्य जो होगा मैं होगा, क्योंकि इसमें देखो ना जी, सीढ़ी के सहारे मैं जहाज पर जा पहुंचा, तो मैं जो है वो उद्देश्य हो जाएगा। उसके अलावा देखो विस्तार, उद्देश्य विस्तार दिया है सीढ़ी के सहारे। उसके अलावा विधेय क्या होगा, जहाज पर जा पहुंचा, क्रिया क्या होगा, जा रहा है वो क्रिया ना होगा जी, है, तो ये हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। चलिए उसके बाद पदबंध के बारे में जानते हैं, तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है ये जो पदबंध है वो, ठीक है। सबसे पहले पदबंध के अर्थ को पढ़िए, क्या होता है पदबंध आप लोगों को पता चल जाएगा। एक से अधिक पद बंधे हैं, तो एक से अधिक पद बंधे होंगे उसे को क्या बोलेंगे, पदबंध बोलेंगे। नेक्स्ट को पढ़िए, आप लोगों को और क्लियर हो जाएगा। किसी वाक्य के अंश को पदबंध कहते हैं, मतलब अगर कोई वाक्य लिखा है एक लाइन में पूरा, तो उसके कोई भी अंश होगा ना, मतलब बीच का जो हिस्सा होगा ना उसे क्या बोलेंगे, तो उसे पदबंध बोलेंगे। नेक्स्ट को ध्यान से पढ़िए, वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर जुड़कर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध या वाक्यांश कहलाते हैं। तो पदबंध या वाक्यांश किसे कहते हैं, आप लोगों को पता चला ना कि एक आप लोगों को कोई वाक्य दिया जाएगा, उस वाक्य का जो भाग होगा, जो हिस्सा होगा, वो क्या कहलाएगा, पदबंध या वाक्यांश कहलाएगा। जो विशेष उसमें हिस्सा अलग दिए होंगे वो, और वो अपने आप में पूरी तरह से अर्थ नहीं दे पाएगा, ठीक है। जब भी किसी वाक्य के साथ जुड़ेगा तभी वो अर्थ पूरी तरह से दे पाएगा, अदरवाइज वो पूर्ण अर्थ नहीं दे पाता है। तो ये पदबंध या वाक्यांश कहलाता है, ये आप लोगों को समझ में आना। चलिए उसके बाद पदबंध के जो प्रकार है उसके बारे में जानते हैं। पदबंध के मुख्यतः 5 प्रकार होते हैं। कितने, तो पदबंध के 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला को पढ़िए, संज्ञा पदबंध। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह, तो वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह को क्या बोलेंगे, संज्ञा पदबंध बोलेंगे, ठीक है। और संज्ञा किसे कहते हैं, आप लोगों को तो पता होगा ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, नाम, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। और सबसे पहले जैसे करके उदाहरण दिया है, पढ़िए पहला में, तुम बालोद जाओ, तुम बालोद जाओ, तो किसी नाम के बाद में जब ये जो तुम का प्रयोग किया गया ना वो संज्ञा कहलाता है। और संज्ञा पदबंध में बोला है, देखो वाक्य में संज्ञा का काम करने वाला पद समूह, तो संज्ञा का काम करने वाला पद समूह को क्या बोलेंगे, संज्ञा पद समूह बोलेंगे। तुम है वो संज्ञा पद बंद हो जाएगा, तो ये चीज़ आप लोगों को इसमें समझ में आना। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए दूसरा को ध्यान से पढ़िए, सर्वनाम पदबंध। तो सर्वनाम पदबंध किसे कहेंगे, ध्यान से पढ़िए, वाक्य में सर्वनाम का काम करने वाला पद समूह, तो वाक्य में जो सर्वनाम का काम करने वाला पद समूह को क्या बोलेंगे, सर्वनाम पदबंध कहेंगे। जैसे भूख का मारा, और दूसरा देखो अकाल पीड़ित वे लोग, तो ये सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। आप लोगों को ना एकदम रटने की आवश्यकता नहीं है इन सारी चीज़ों को, आप लोगों को ना ये जो पदबंध के जो 5 प्रकार है ना उसका नाम को केवल याद रखना है आप लोगों को, ठीक है। तीसरा देखो विशेषण पदबंध, तो विशेषण पदबंध किसे बोलेंगे, वह पदबंध जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हुए विशेषण का कार्य करे। जैसे करके दिया है, देखो काला और नीला कलम। दूसरा को देखो चांद से भी प्यारा मुख, तो इसमें काला और नीला जो बोला है वो विशेषण को बता रहे हैं ना जी, तो वो विशेषण पदबंध हो जाएगा। उसी प्रकार से क्रिया पदबंध, तो वह पदबंध जिसका निर्माण अनेक क्रियापदों से होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, क्रिया पदबंध बोलेंगे। जैसे करके दिया है, देखो कहा जा सकता है, लिखा जा सकता है, तो ये क्रिया पदबंध हो जाएगा। उसी प्रकार से पांचवा को देखो क्रिया विशेषण पदबंध, वह पदबंध जिसका प्रयोग क्रिया विशेषण पदबंध के रूप में होता है। जैसे देखो पहला अचानक चल बसा, पहले से बहुत धीरे, तो ये क्या होगा, क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। आप लोगों को केवल इसके नाम को सबसे ज़्यादा फोकस करना है, आप लोगों को उतना ज़्यादा आप लोगों को ना एकदम
एकदम रटने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, ठीक है। चलिए उसके बाद वाक्य के भेद के बारे में जानते हैं। हिंदी के संपूर्ण वाक्य को दो आधारों में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो सबसे पहला अर्थ या आधारभूत के आधार पर 8 प्रकार से, उसके अलावा दूसरा रचना या संरचना के आधार पर 3 प्रकार से। तो अर्थ के आधार पर कितना प्रकार होता है? वाक्य के 8 प्रकार होता है। आप लोगों को नोट करके रखना है इसको। क्या? वाक्य के अर्थ के आधार पर या आधारभूत के आधार पर 8 प्रकार होता है। उसी प्रकार से वाक्य के रचना के आधार पर या संरचना के आधार पर 3 प्रकार के भेद होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है इसमें। तो सबसे पहले ना हम लोग ना ये अर्थ के आधार पर 8 प्रकार कौन कौन सा होता है इसको पढ़ेंगे। उसके बाद संरचना के आधार पर 3 प्रकार के जो होता है उसको पढ़ेंगे। संरचना के आधार पर जो 3 प्रकार है वो सरल या साधारण वाक्य होता है, दूसरा मिश्र वाक्य होता है और तीसरा संयुक्त वाक्य होता है। उसी प्रकार से अर्थ के आधार पर हम लोग ना वाक्य को पढ़ेंगे कि क्या क्या होता है। चलिए अर्थ के आधार पर जानते हैं कि वाक्य के कितने प्रकार होता है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं जिसका विवरण निम्न है। तो कौन कौन सा है ध्यान से हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। सबसे पहला विधिवाचक वाक्य होता है। क्या? तो सबसे पहला विधिवाचक वाक्य होता है, ध्यान से पढ़िए, जिस वाक्य में स्वीकार्यता का बोध हो, मतलब जिसे स्वीकारा जाए ना तो वो विधिवाचक वाक्य कहलाएगा। तो विधि सूचक वाक्य में चाहिए क्रिया लगता है, तो विधिवाचक वाक्य में क्या लगेगा? चाहिए क्रिया लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट को पढ़िए, जिस वाक्य से किसी बात का होने का बोध होता हो। जब किसी कार्य के होने का बोध होगा ना तो उसे क्या बोलेंगे? विधिवाचक वाक्य बोलेंगे। जैसे करके एग्जाम्पल दिया है, फर्स्ट में पढ़ो, सबको अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए। दूसरा, मैं खाना खा चुका हूँ। और तीसरा, राजा नगर आए थे। क्योंकि तीनों वाक्य है किसी स्वीकार्यता को बता रहे हैं ना, अपने अपने कार्य को बता रहे हैं ना, तो ये क्या कहलाएगा? विधिवाचक वाक्य कहलाएगा। तो इसमें आप लोगों को ज़्यादा कुछ रटने वटने की ज़रूरत आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। चलिए उसके बाद दूसरा निषेधवाचक वाक्य क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। जिस वाक्य से नकारात्मकता या ना होने का भाव उत्पन्न हो। पहचान, ना, नहीं, मत, किंतु मत का प्रयोग आज्ञावाचक में किया जाता है। जैसे करके दिया है, देखो, पहला, वह स्कूल नहीं जा रही है। दूसरा, हमने खाना नहीं खाया। तीसरा, हम बाजार नहीं गए। तो जिसमें भी निगेटिव टाइप से बोला जाएगा ना, निषेधवाचक मतलब जो नहीं में आएगा ना, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। तो ये आप लोगों को समझ में आया ना। चलिए उसके बाद तीसरा आज्ञावाचक वाक्य जानते हैं। जहाँ किसी कथन में आदेश, आज्ञा, आग्रह, अनुरोध या प्रार्थना संबंधी अर्थ का बोध कराए। जैसे तुम खाओ, अच्छा तुम घर जाओ, तुम पढ़ो, फूल मत तोड़ो। तो ये तमाम चीज़ जो रहेगा ना, अगर किसी को आज्ञा देते हुए वाक्य मिलेगा तो वो क्या कहलाएगा? आज्ञावाचक वाक्य कहलाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए उसके बाद चौथा देखिए, प्रश्नवाचक वाक्य। जहाँ किसी कथन में प्रश्न वाक्य दिया हो अथवा जिन वाक्यों से प्रश्न पूछे जाने का बोध हो। पहचान करके दिया है, देखो, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे तथा वाक्य के अंत में प्रश्न चिन्ह का प्रयोग। तो जहाँ पर क्वेश्चन मार्क होगा ना तो वो हम लोग क्या समझेंगे? प्रश्नवाचक वाक्य समझेंगे। जैसे करके एग्जाम्पल दिया है, पहला, क्या तुम खा रहे हो। दूसरा, वह पढ़ता है या मजाक करता है। तीसरा, कार कौन चलाता है। तो इस तमाम जो प्रश्नवाचक मतलब प्रश्न पूछा जाएगा ना, वो प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए उसके बाद पांचवा को ध्यान से पढ़िए, विस्मयवाचक वाक्य। जहाँ किसी कथन में विस्मयादि बोधक शब्द, सुख, शोक या विस्मय का भाव होता हो। पहचान करके दिया है, देखो, विस्मय सूचक शब्द तथा विस्मया सूचक चिन्ह। तो ये जो विस्मयादि सूचक चिन्ह है ना, इसे आप लोगों को नोट करके रख लेना है। और मैंने आप लोगों को पद चिन्ह में भी पढ़ा दिया था हिंदी के। जैसे करके एग्जाम्पल दिया है, फर्स्ट को देखो, ओह कितना सुहावना मौसम है। दूसरा, तुमने कितना अच्छा काम किया और मुझे खबर ही नहीं। तीसरा, ओह तुमने देर रात तक पढ़ाई की। चौथा, क्या वह नहीं आएगा। तो इसमें देखो लास्ट में विस्मयादि चिन्ह लगा है ना, ये तमाम चीज़ों में है ना। इसमें देखो फर्स्ट में लगा है विस्मयादि चिन्ह, इसमें देखो लास्ट में लगा है। तो आप लोगों को ना ये जो विस्मयादि चिन्ह है ना, उसे केवल पहचान करना है। और विस्मयवाचक का प्रयोग होता है, मतलब अपने से ना बड़ों को संबोधन के लिए जिस वाक्य का प्रयोग करेंगे उसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है या विस्मय वाक्य कहलाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में, ठीक है। चलिए उसके बाद छठवां संदेहवाचक वाक्य के बारे में जानते हैं। जहां किसी कथन में किसी कार्य के होने की संभावना हो या उस वाक्य से संदेह का भाव उत्पन्न हो।
पहचान शायद संभवतः जैसे करके दिया है उसने खाना खा लिया होगा। तो ये तो संभव नहीं ना कि खा लिया है या नहीं खा लिया है, हम लोग क्या कर रहे हैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, संभावना लगा रहे हैं। तो वो संदेहवाचक वाक्य होगा जहाँ संदेह हम लोगों को लगेगा वो। सातवां इच्छावाचक वाक्य, जिस वाक्य से इच्छा अथवा शुभकामनाएं का बोध हो। पहचान इच्छा, कामना, आशीर्वाद, वरदान इत्यादि सूचक शब्द का प्रयोग। जैसे नव वर्ष मंगलमय हो, दूसरा ईश्वर करे सब स्वस्थ रहे, भगवान तुम्हारा भला करे। ये तमाम जो चीज़ है वो वेल विशेस दे रहे हैं ना, मतलब आशीर्वाद दे रहे हैं, वरदान दे रहे हैं या इच्छा अपना कर रहे हैं, है ना। तो ये क्या कहलाएगा, इच्छावाचक वाक्य कहलाएगा। तो आप लोगों को केवल समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों को, ठीक है। चलिए उसके बाद अंतिम 8वां को पढ़िए, संकेतवाचक वाक्य के बारे में। जहाँ एक वाक्य दूसरे की संभावना पर निर्भर हो या जो वाक्य किसी अन्य कार्य के होने अथवा ना होने की ओर संकेत करता है। पहचान करके दिया है, ध्यान से पढ़िए। यदि, तो, अगर, तो, जो, वह, तो इन तमाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। जैसे पहला को पढ़िए, जो पढ़ेगा वही पास होगा। दूसरा, यदि तुम खाओ तो मैं भी खाऊं। तो ये तमाम क्या कर रहा है, संकेत ही ना कर रहा है, जी हाँ। तो ये अगर संकेतवाचक वाक्य का प्रयोग किया जाएगा तो क्या कहलाएगा, संकेत ही वाचक वाक्य ना कहलाएगा, जी हाँ। तो आप लोगों को ना ज़्यादा एकदम रटना बिल्कुल भी नहीं है, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। चलिए उसके बाद रचना संरचना के आधार पर जानते हैं कि वाक्य के कितने प्रकार होता है। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, रचना संरचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं जिसका विवरण निम्नवत है। तो सबसे पहला देखो, रचना के आधार पर सरल या साधारण वाक्य, दूसरा मिश्र वाक्य और तीसरा संयुक्त वाक्य। सबसे पहले सरल वाक्य को देखो, विधेय जो होगा वो एक होगा और उद्देश्य जो होगा वो भी एक होगा। उसके अलावा मिश्र वाक्य में क्या होगा, एक से अधिक या कई हो सकता है और एक इसका क्या होगा, उद्देश्य होगा। संयुक्त वाक्य में क्या होगा, विधेय जो होगा वो एक से अधिक या कई हो सकता है और उद्देश्य भी क्या हो सकता है, एक से अधिक या कई हो सकता है इसमें। चलिए सबसे पहला सरल वाक्य क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा इसको भी। चलिए सरल या साधारण वाक्य के बारे में जानते हैं। फर्स्ट को पढ़िए, जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया विधेय और एक ही कर्ता उद्देश्य हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट, सरल वाक्य में पूर्ण विराम चिन्ह के अतिरिक्त किसी अन्य विराम चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, इसमें उपवाक्यों का अभाव होता है। उदाहरण दिया है, देखो सरल वाक्य के लिए, राम हिंदी पढ़ता है, वह घर पहुंच गया, सलमा घर जाती है। तो ये सरल वाक्य में केवल एक ही प्रकार की वाक्य होगा, ठीक है। विधेय भी एक होगा और उद्देश्य भी एक होगा। चलिए उसके बाद ना मिश्र वाक्य के बारे में जानते हैं कि मिश्र वाक्य क्या होता है। चलिए मिश्र वाक्य के बारे में ध्यान से पढ़िए, जिस वाक्य में एक सरल वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन अन्य वाक्य आश्रित या उपवाक्य हो उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट को पढ़िए, मिश्र वाक्य के कथन में एक उद्देश्य और उससे संबंधित कई विधेय होते हैं। पहचान करके दिया है, पढ़िए। इनमें वाक्य जो, जिसको, जिससे, कि, क्यों, जहाँ, जो, ही, जब, जब, तब, तब, जैसे, इतना, जैसे, जैसे, यद्यपि, तभी, जहाँ, वहाँ, जैसे, वैसा आदि संयोजक शब्दों से सहायक वाक्य जोड़ते हैं। उसके अलावा उदाहरण करके दिया है, देखो मिश्र वाक्य के लिए। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, यह वही आदमी है जिसको हमने कल देखा था। तो देखो मुख्य भाग में क्या है, ये ब्लैंक करके दिया है, वह यही आदमी है, ये मुख्य भाग होगा। और उसके बाद जिसको हमने कल देखा था, तो ये आश्रित वाक्य हो गया। तो ये मिश्र हुआ ना जी, दो अलग अलग वाक्यों को मिलाकर के एक जो वाक्य बना दिया गया उसको क्या बोलेंगे, मिश्र वाक्य बोलेंगे। उसी प्रकार से दूसरा को पढ़ो, वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम ना सुना हो। तो सबसे पहले देखो ये एक वाक्य हो गया, इसमें मुख्य वाक्य। उसके अलावा जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम सुना हो, ये दूसरा हो जाएगा आश्रित वाक्य। तो मिश्र वाक्य किसे कहेंगे, दो अलग अलग वाक्यों को मिलाकर के एक वाक्य जब एक लाइन बना दिया जाएगा ना, तो उसे क्या बोलेंगे, मिश्र वाक्य बोलेंगे। समझ में आया आप लोगों को। उसके अलावा तीसरा को पढ़िए, संयुक्त वाक्य के बारे में। फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए, जिस वाक्यों में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल संयोजक अवयवों द्वारा होता है उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। नेक्स्ट, इस वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य तथा एक से अधिक विधेय होते हैं।
पहचान करके दिया है उसको पढ़िए। प्राय और किंतु अथवा या व लेकिन परंतु फिर भी अन्यथा वरना इसलिए जैसे शब्द जुड़े रहते हैं इसके उपवाक्य एक दूसरे से आश्रित नहीं होते। उदाहरण करके दिया है उसको पढ़िए। से पहला को पढ़िए, मैं रोटी खाकर लेटा कि पेट में दर्द होने लगा और दर्द इतना बढ़ा कि डॉक्टर बुलाना पड़ा। तो ये देखो ये क्या होगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा जो एक लाइन में पूरा दिया गया है वो। दूसरा करो या मरो। तीसरा मैं आया और वह गया। तो ये क्या होगा, संयुक्त वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, तो इतना सा केवल आप लोगों को पढ़ना था इसमें। तो चलिए आप लोगों को ना केवल इतना ही जो थ्योरी था वही पढ़ना था। और अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं कंटिन्यू क्लास लाऊं ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और आज का ये जो क्लास के बाद ना जब नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा ना तो उसमें आप लोगों का यही जो वाक्य विचार का जो टॉपिक है ना उसी पर आप लोगों का MCQ सीरीज़ भी लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो आप लोगों को ना ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एकदम ज़्यादा रटने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग केवल समझने पर जोर दो। ठीक है, और जो चीज़ नोट करने के लिए बोला था ना उन तमाम चीज़ों को नोट कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में MCQ सीरीज़ में। तब तक के लिए आप बढ़िया सा पढ़ते रहिए। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो।